मार्च का महीना था। कायदे से गर्मी की आहट होनी चाहिए थी, सूरज की तपिश महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन कुदरत का मिजाज कुछ और ही था। आसमान काले घने और डरावने बादलों से पूरी तरह पटा पड़ा था। रात के 11 बज रहे थे और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। गांव की नुक्कड़ वाली मंगतू की चाय की दुकान पर एक पुरानी लाइट जल रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। ये सामान्य बारिश नहीं थी। इसकी आवाज टिन की छत पर टप टप नहीं बल्कि धड़ धड़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई ऊपर से पत्थर बरसा रहा हो। रामू, ये मार्च में ऐसी बारिश कभी देखी है क्या? मेरा मन घबरा रहा है भाई। मुझे तो लगता है कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। आसमान देखो कैसे रह रह कर फट रहा है। बिजली की कड़क ऐसी है जैसे कोई विशालकाय राक्षस ऊपर बैठकर अट्टहास कर रहा हो, चिल्ला रहा हो। अरे डरपोक किशन, तू तो पैदाइशी बुजदिल है। बारिश का मजा ले भाई। देख मिट्टी की क्या सौंधी और भीनी भीनी खुशबू आ रही है। तू तो बस हमेशा अनहोनी और शकुन अपशकुन की बातें ही करता रहता है। शांति से चाय पी। नहीं रामू, किशन शायद गलत नहीं कह रहा। मैंने परसों शहर से आए एक लड़के से बस स्टैंड पर सुना था। वो कह रहा था कि इस बार की बारिश प्राकृतिक नहीं है। सुना है कि बादलों में कुछ जहरीला केमिकल मिलाया गया है। बड़ी बड़ी दवा कंपनियां चाहती हैं कि लोग इस बेमौसम बारिश में भीगें, बीमार पड़ें और अस्पतालों में लाइन लगाएं ताकि उनकी दवाइयां बिकें। ये सब बहुत बड़ी साजिश है भाई। हम गरीब लोग तो बस मोहरे हैं। दत्त, ये सब शहर वालों की फालतू अफवाहें हैं। और ये जो मिट्टी की खुशबू है, क्या इसमें भी उन कंपनियों ने सेंट छिड़का है? पागल मत बनो रमेश। बारिश भगवान की देन है, कंपनियों की नहीं। खुशबू की बात छोड़ रामू। क्या तुझे नहीं पता कि ऐसी बेमौसम और काली रातों वाली बारिश में बुरी आत्माएं आजाद हो जाती हैं? हमारे पुरखे कहते थे कि जब बिना ऋतु के पानी बरसता है तो धरती और पाताल के बीच के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसी रातों में भटकती हुई रूहें इंसानी शरीर की तलाश में निकलती हैं। हाँ, और अभी वो भटकती आत्माएं यहाँ टपरी पर आएंगी और तेरी चाय मांगकर पी लेंगी। डरना बंद कर। वैसे आज भोला काका नहीं आए? रोज तो इसी वक्त अपनी लाठी खटखटाते हुए आते हैं। शायद इस मूसलाधार बारिश ने उन्हें घर पर ही रोक लिया होगा। उम्र भी तो हो गई है उनकी। पर सच कहूँ, आज काका की कहानियों के बिना महफिल सूनी लग रही है। वो होते तो आज के इस भयानक मौसम पर कोई ऐसा जबरदस्त किस्सा सुनाते कि हमारी रात की नींद उड़ जाती। तभी दूर अंधेरे में, जहाँ गांव की पक्की सड़क खत्म होकर कच्चा रास्ता शुरू होता था, एक धुंधली सी रोशनी हिलती हुई दिखाई दी। एक हाथ में पुराना जगह जगह से फटा हुआ काला छाता और दूसरे हाथ में पीली रोशनी वाली लोहे की भारी टॉर्च लिए भोला काका चले आ रहे थे। उनकी धोती गीली होकर चिपक गई थी, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी तेजी और चेहरे पर एक अनजाना डर था। जैसे ही काका टपरी के नीचे आए, काका का चेहरा आज हमेशा की तरह हंसमुख नहीं था। वो सफेद पड़ा हुआ था और उनकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। काका, कहाँ रह गए थे आप? हम सब आपकी ही बात कर रहे थे। इतनी बारिश में आप खेत की तरफ क्या कर रहे थे? खेत पर गया था बेटा। गेहूं की फसल कटने को पूरी तरह तैयार खड़ी है। सुनहरे दाने झूम रहे थे और ये कमबख्त बारिश। ये बारिश नहीं है बच्चों, ये साक्षात तबाही है। अगर 1 घंटा और ऐसा ही पानी बरसा तो मेरी साल भर की मेहनत, मेरे बच्चों का निवाला सब मिट्टी में मिल जाएगा। काका परेशान ना हो, ऊपर वाला सब देखता है। बस दुआ करो कि पत्थर न गिरे। अगर पत्थर गिरे तो गेहूं की बालियां टूट कर गिर जाएंगी और फिर हमें पूरे साल सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। चुप कर बेटा, ऐसे अपशकुन शब्द मुंह से मत निकाल। शुभ शुभ बोल। अगर अकाल पड़ गया तो इस छोटे से गांव का क्या हाल होगा तू सोच भी नहीं सकता। भूख इंसान से क्या क्या करवाती है ये मैंने देखा है। काका, जो होना है वो तो होगा ही। अब आप आ ही गए हैं तो इस डरावने माहौल को थोड़ा और रोमांचक बना दीजिए। आज मौसम एकदम कहानी वाला है। कोई अपना असली रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा सुनाइए ना, जैसा आपने पिछली बार वादा किया था। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से बाहर गिरते पानी को देखा, फिर अपनी चाय की प्याली पकड़ी। उनकी आंखों में अचानक एक पुरानी याद और एक गहरा खौफ तैर गया, जैसे वो फिर से उसी पल को जी रहे हो। कहानी सुननी है? ठीक है, पर एक बात कान खोलकर सुन लो। जो मैं आज सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा या दादी नानी की सुनी सुनाई कहानी नहीं है।
ये आज से ठीक 40 साल पहले मेरे साथ इसी मनहूस मार्च की बारिश में बीता था। उस रात ने मुझे सिखाया कि दुनिया में जिसे हम देख नहीं सकते वो भी मौजूद है। तब मैं तुम्हारी उम्र का रहा होऊंगा। शरीर में ताकत थी और मन में कोई डर नहीं। उन दिनों बैलगाड़ियों का जमाना था। गाड़ियां और बसें तो कभी कभार ही दिखती थी। मैं शहर की मंडी से घर की गृहस्थी का सामान, कुछ बीज और अनाज लादकर अपने गांव लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और अंधेरा चादर की तरह फैल रहा था। अचानक आसमान में वैसे ही काले बादल गरजने लगे जैसे आज गरज रहे हैं। हुर्र, हुर्र, चल मेरे शेरों। बोलकर बैलों को हिम्मत दे रहा था। रास्ता वीरान था। दोनों तरफ घने जंगल और झाड़ियां थी। तभी सड़क के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मुझे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। लेकिन उसका चेहरा मोम की तरह पीला और निर्जीव था। वो हिल नहीं रहा था, बस मूर्ति की तरह खड़ा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस एक सफेद खालीपन था। मैंने सोचा शायद कोई राहगीर होगा जो बारिश से बचने की जगह ढूंढ रहा है, और उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया। खैर, मैंने अपने डर को अंदर ही दबाया और बैलों की रफ्तार बढ़ा दी। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश की पानी की बूंदें पत्थर की तरह लग रही थी और शरीर में सुई की तरह चुभ रही थी। धुंध इतनी बढ़ गई कि सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया। तभी बीच रास्ते में एक औरत खड़ी दिखी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। मैंने दया के वश गाड़ी रोकी। बहन, यहाँ इस वीरान रास्ते पर इस वक्त अकेली क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो लग रहा है बाबूजी। मैं पास के गांव अपने मायके जा रही थी, पर अचानक इस मूसलाधार बारिश ने रास्ता रोक लिया। क्या आप मुझे थोड़ी दूर आगे तक छोड़ देंगे? मुझ पर बड़ी कृपा होगी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने दूसरे तरफ बैठने को कह दिया, पर जैसे ही वो गाड़ी पर चढ़ी, एक अजीब सी बात हुई। मेरे तंदुरुस्त बैलों के पैर अचानक कांपने लगे और वे जोर जोर से रंभाने लगे। गाड़ी इतनी भारी हो गई जैसे उस पर अनाज की बोरियां नहीं, बल्कि भारी भरकम पहाड़ या पत्थर लदा हो। बैल अपनी पूरी जान लगा रहे थे। उनके गले की नसें फूल गई थी, पर गाड़ी बस चीं चीं करती हुई रेंग रही थी। तभी उस औरत ने पीछे से हाथ बढ़ाया और मेरा कंधा छुआ। यकीन मानो बच्चों, उसका स्पर्श ऐसा था जैसे किसी ने मेरे कंधे पर बर्फ की सिल्ली रख दी हो। बाबूजी, बारिश और तेज हो रही है। आगे एक पुरानी हवेली है, मेरे पूर्वजों की है। अब खंडहर हो चुकी है, पर छत अभी भी सलामत है। वहाँ कुछ देर रुक जाते हैं। जब बारिश थमेगी तो निकल चलेंगे। आपके बैल भी अब एक कदम आगे नहीं चल पाएंगे। हम उस हवेली के फाटक पर पहुंचे। वो हवेली नहीं, बल्कि मौत का द्वार लग रही थी। चारों तरफ चमगादड़ मंडरा रहे थे और झाड़ झंखार ने उसे घेर रखा था। बहन, ये तो पूरी तरह खंडर है। यहाँ कोई चिड़िया भी नहीं फटकती। यहाँ रुकना ठीक होगा? बस कुछ ही देर की बात है बाबूजी। आप बाहर रुकिए, मैं अंदर जाकर देखती हूँ, अगर कहीं कोई दिया या लालटेन मिल जाए। वो अंदर गई। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, वो वापस नहीं आई। सन्नाटा इतना था कि मुझे अपने बैलों के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मुझे चिंता हुई कि कहीं वो बेचारी किसी गड्ढे में ना गिर गई हो या वहां कोई जहरीला जानवर ना हो। मैं दबे पांव अपनी लाठी संभालते हुए अंदर गया। एक कोने वाले कमरे से हल्की पीली रोशनी छनकर आ रही थी। मैंने सांस रोककर दरार से झांका और जो देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो औरत अब औरत नहीं थी। उसके पैर घुटनों से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो एक बड़े से लोहे के पतीले में कुछ काला काला पका रही थी। उसमें से सड़े हुए मांस और खून जैसी भयानक दुर्गंध आ रही थी। वो अपनी लंबी काली जीभ बाहर निकालकर बड़बड़ा रही थी। आज बरसों बाद ताजा इंसानी शिकार मिला है। पहले इसका कलेजा निकालूंगी, फिर इसकी हड्डियां चबाकर अपना पेट भरूंगी। मेरे पैर जम गए थे, गला सूख गया था। मैं वहां से उल्टे पैर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर आंगन में आया, सामने वही सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा खड़ा था। कहाँ जा रहे हो बेटा? अब देर हो चुकी है। वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। देखो, वो तुम्हारे ही मांस का भोज तैयार कर रही है। बाबा, आप कौन हैं? आप तो मुझे रास्ते में भी मिले थे। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं भी इंसान था बेटा। आज से 50 साल पहले मैं भी इसी रास्ते से गुजर रहा था और इसी औरत ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। मैं इसके जाल में फंस गया।
इसने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला और मेरा मांस खा गई। तब से मेरी आत्मा इसी खंडर के आसपास भटक रही है ताकि किसी और मासूम को इस मौत के कुएं में गिरने से बचा सकूं। मैं रास्ते में तुम्हें इसीलिए बार बार दिख रहा था ताकि तुम रुक जाओ, पर तुम नहीं समझे। तभी वो चुड़ैल कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और नाखून 6-6 इंच लंबे। उसकी डरावनी हंसी पूरे खंडहर में गूंजने लगी। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और अदृश्य ताकत से मुझे जमीन से 5 फीट ऊपर उठा लिया। मेरा दम घुटने लगा, आंखें बाहर आने लगी। तभी उस बूढ़े ने अचानक अपनी धुंधली सी काया बदली और एक प्रचंड चीख के साथ चुड़ैल पर झपट पड़ा। दोनों हवा में गुत्थम गुत्था हो गए। भाग बेटे, अभी मौका है, भाग। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। अपनी जान बचा और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। मैं बिना पीछे देखे पागलों की तरफ भागा। मैंने अपनी कीमती बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी। सारा सामान, अनाज सब छोड़ दिया। मैं कांटों वाली झाड़ियों, कीचड़ और पत्थरों पर गिरता पड़ता गांव की ओर भागा। पीछे से उस चुड़ैल की ऐसी भयानक और दिल दहला देने वाली चीखें आ रही थीं जो आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। छोड़ मुझे, उस इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे उसका खून चाहिए। काका ने अपनी कहानी खत्म की और चाय का आखिरी ठंडा घूंट गया। टपरी पर अब सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर गिर रही बारिश की आवाज भी किसी के रोने जैसी लग रही थी। किशन, रामू और रमेश के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ चुके थे। काका, अगर आप उस बूढ़े की चेतावनी पहले ही समझ लेते तो शायद आपकी बैलगाड़ी और सामान बच जाता। हाँ बेटा, यही मेरी बदनसीबी थी कि मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। पर वो नेक रूह वहां तक सिर्फ मुझे बचाने आई थी। शायद उसे मुझ में अपना बीता हुआ कल दिख रहा था। काका, आज तो घर जाते हुए रास्ते के हर पेड़ के पीछे वही बूढ़ा नजर आएगा। एक और कहानी सुना दीजिए ना, ताकि ये डर थोड़ा कम हो जाए। नहीं बेटा, अब और कहानियों का वक्त नहीं है। रात के 12 बज चुके हैं और ये बारिश अभी थमने वाली नहीं है। अब चुपचाप अपने अपने घर जाओ और मेरी एक बात गांठ बांध लो। आज की रात वैसे ही नक्षत्र हैं जैसे 40 साल पहले थे। अगर रास्ते में कोई भी, चाहे वो औरत हो या बूढ़ा, अकेला खड़ा मिले तो रुकना मत। अपनी नजरें जमीन पर रखना और चलते रहना। काका अपनी टॉर्च जलाकर अंधेरे रास्ते पर उजल हो गए। उनकी टॉर्च की पीली रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती गई। चलो भाई, साथ साथ चलते हैं। रामू, दुकान बंद कर और हमारे साथ चल, वरना आज रात ये गांव की गलियां हमें निकल जाएंगी।